ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। सुपर 50 का जो पहले दिन का टारगेट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ दो सोर्सेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली एक लक्ष्मीकांत की बुक है, सभी लोग ओपन कर लीजिए जितने भी सुपर 50 के प्रीलिम्स 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं। और ये सेम वॉइस नोट सुपर 50 2022 के लिए भी भेज दिया जाएगा। ओके ना, वो अच्छे से कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, आपको पूरा अच्छे से समझ में भी आएगा जो वॉइस नोट है। सबसे पहले देखिए, एक लक्ष्मीकांत की बुक ओपन कीजिए। दूसरा, आपको मैं भी वॉइस नोट जब तक जा चुका होगा तब तक आपको एक वर्ड फाइल भी मिल चुकी होगी। ठीक है, तो हम दो तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले लक्ष्मीकांत की बुक ओपन कर लीजिए। आज का पहला टॉपिक रहेगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, हम जो टू द पॉइंट यूपीएससी जिस बेसिस पे पूछती है और जिस बेसिस पे क्वेश्चन बना सकती है वो मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, नाउ पहले वर्ड फाइल को साइड रखिए, पहले हम सिर्फ बुक के बारे में बात करेंगे। जो भी लिखा हुआ है ये कंप्लीट, जिसके बाद 5th एडिशन है और 6th एडिशन है, दोनों को मैं मिला के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, किसी का चैप्टर नंबर 53 हो सकता है, किसी का नंबर 54 हो सकता है। ठीक है, मैं बता भी दे देता हूँ आपको। अगर आपके पास 5th एडिशन है लक्ष्मीकांत की तो इसमें पेज नंबर है 52.13। और मैं अभी ओपन कर लेता हूँ 6th एडिशन भी। 6th एडिशन में है आपका चैप्टर नंबर, वेट कीजिए थोड़ा सा, ये हो जाएगा। ओके वेट, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। और ये वॉइस नोट कुछ इस तरह से है कि आप एयरफोन्स डालिए अपने कान पे और पेज चैप्टर नंबर 55 नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 6th एडिशन में है। ठीक है, ये वॉइस नोट कुछ ऐसा, आपको क्या करना है, जब भी ये वॉइस नोट सुन रहे हो एकांत में बैठिए, पूरी शांत जगह से। ऐसा सोचिए पूरी एक ऑनलाइन क्लास जो है चल रही है। आपने मुझे देखा ही है, मुझे एज ए टीचर इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, जहाँ पर भी बैठे हो कि हाँ मैं सच में पढ़ा रहा हूँ आपको, एक क्योंकि ऑडियो बुक की तरह एक आपको ये चीज़ें फील आएंगी। ठीक है, तो अब ईयरफोन डाल लीजिए कान पे, बैठ जाइए शांत जगह पर। हम दो चैप्टर करने वाले हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, आई थिंक आपका जो ये पहला एक्सपीरियंस है अच्छा होगा, और सुपर 50 के बैच में आपको फिर बाद में हमें अपने जो है सजेशन भी देने हैं कि किस तरह से और अच्छा आपको समझा सकें। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ओके, नाउ देखिए, सबसे पहली जो बुक का पहला टॉपिक है उस पर लिखा हुआ है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कमीशन। ठीक है, जो बुक का पहला चैप्टर का पहला पेज है, पहला पैरा है। तो सबसे पहले बारे में बता देता हूँ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है। कहीं पर भी मानव अधिकार का उल्लंघन होगा, ठीक है, कहीं पर भी ह्यूमन राइट है, मान के चलिए आप अपने घर से कहीं दूसरी जगह पर जा रहे हैं और कहीं पर आपको पुलिस वाले पकड़ ले रहे हैं, ज़बरदस्ती है, आपको जीप और कार में बिठा ले रहे हैं। मैं एग्जांपल लूँगा, जब जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है उसको बाइफरकेट किया जा रहा था, तब उस पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो पुलिस वाले जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को अपनी कार में बिठा के पूरा जो भी प्रोटेस्ट या पथराव कर रहे थे उनको बिठा के चल रहे थे। तो वहाँ पर हमारे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने क्या किया कि उन पर अपील करी, इस मुद्दे को उजागर किया। तो यही होता है कि हर पूरी दुनिया में जितने भी ह्यूमन राइट हो गए, ह्यूमन राइट का मतलब ये भी रहता है कि सपोज किसी बच्चे को क्या करा, काम पे लगा दिया किसी होटल वाले ने, तो वहाँ पर भी क्या है, ह्यूमन राइट का केस आएगा। ओके, तो इसके चलते हुए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सबसे पहले बुक जान लेते हैं। तो इसके चलते हुए हमारा 1993 में एक एक्ट आया था। ठीक है, अब देखो उस एक्ट का नाम था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। अब इसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं क्योंकि ये लोकसभा और राज्यसभा के जो है बिल पास हुआ, फिर एक्ट बना, इसलिए इसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए ये याद रखना है। ठीक है, मैं बहुत जगह ये भी समझता हूँ कि आप लोग जो हैं फ्रेशर्स नहीं हैं, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तो आपको मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा। ठीक है, अब देखिए पहला पेज नंबर थोड़ा सा जो 1 लिखा है वहाँ पर पीछे चले जाएंगे, तो यहाँ पर कुछ डेट भी मेंशन की है कि प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी जनवरी 8 1994 को। ठीक है, इस एक्ट को एसेंट मिली थी जनवरी 8 1994 को, और ये एक्ट था रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। ठीक है, अगर कभी स्टार्टिंग में प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए कि जिस दिन से ये एक्ट लागू हुआ था तब से ही चल रहा था, नहीं, ये एक्ट था रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। देखो प्रेसिडेंट को मैं बात करूं, प्रेसिडेंट की जो एसेंट थी
वो आपको 8 जनवरी 1994 को मिली थी, ठीक है। बट ये लागू कब से हुई? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, जब आप नोट्स एंड रेफरेंसेस पीछे पेज में जाएंगे, ठीक है, लक्ष्मीकांत के, आपको वहाँ पर मिल जाएगा कि सितंबर 28 1993 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। इसका मतलब क्या होता है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, देखो प्रेसिडेंट के साइन 1994 में हुए थे, बट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कब है? 28 सितंबर से, ठीक है। तो ये एक प्रीलिम्स के लिए याद रखना, ओके। अब आपको दूसरा क्या याद रखना है? बस वही है, पूरे दुनिया भर में और राज्य में ह्यूमन राइट वायलेशन है वो देखेगा। दूसरा, अगर बात करें इक्वलिटी है, डिग्निटी है, ये कहाँ पर मिलती है हमें? हमारे एक तो संविधान में ये मेंशन है इक्वलिटी डिग्निटी, इसके बेसिस पर भी हमें ये देखने को मिलता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। दूसरा देखो, एम्बोडाइड इन इंटरनेशनल कोविनेंट्स। कोविनेंट्स क्या होते हैं? कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, जब बहुत सारे देश मिलके आते हैं तो उसे इंटरनेशनल कोविनेंट भी कहते हैं। अगर कोई कहेगा जो कमीशन है ह्यूमन राइट जो चीज़ों को देखता है वो किस किस बेसिस पे, किस किस क्या क्या सोर्सेज हैं उसके, तो सबसे पहला तो आप कहोगे संविधान है, ठीक है। संविधान में इक्वलिटी और डिग्निटी का मेंशन है, इसलिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अपने पावर वहाँ से भी लेता है। दूसरा आप कहोगे इंटरनेशनल कोविनेंट है। इंटरनेशनल कोविनेंट एक लीगल एग्रीमेंट भी हो सकते हैं, फॉर्मल एग्रीमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जितनी भी पावर होती हैं, इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स इन इंडिया। ये याद रखना, जो ह्यूमन राइट होता है हमारी कंट्री में, मानव अधिकार होता है, वो कोर्ट भी इन्फोर्सेबल कर सकती है, मतलब इन्फोर्स कर सकती है अपने तौर पर। एक तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, मैं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर सकती है, जैसे माइग्रेंट लेबर्स का बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है तो वो ह्यूमन राइट वायलेशन ही तो है, तो एनएचआरसी अगर नहीं भी कर रही है तो वहाँ पर उस दौरान पर, जरूरी नहीं कि एनएचआरसी आगे आए, उस समय पर कोर्ट भी इन्फोर्स करेगी। तो हमें यूपीएससी की डिमांड के लिए यही समझना है कि ह्यूमन राइट की पावर एक तो संविधान से मिलती है, एक इंटरनेशनल कोविनेंट, अभी हम जानेंगे इंटरनेशनल कोविनेंट क्या होता है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो, इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट इन इंडिया। अब ये पहला ही स्टेटमेंट था, ठीक है, बुक का। अब मैं बोलूँगा इंटरनेशनल कोविनेंट क्या होता है। रेफरेंस और नोट्स के सेकेंड पैरा में देख लो, इंटरनेशनल कोविनेंट क्या है। जैसा मैंने बोला कि एक फॉर्मल एग्रीमेंट्स होते हैं, ये जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था 1966 में, और भारत ने भी इसको एग्री कर किया था 1979 में, ठीक है। 10 अप्रैल 1979 को इंटरनेशनल कोविनेंट, मतलब इंटरनेशनल कोविनेंट का मतलब होता है दुनिया भर में जितने भी ऐसी गाइडलाइंस बनेंगी ना, भारत ने उसको एग्री कर लिया था। अडॉप्ट कब किया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, UNGA ने वो किया था अडॉप्ट, याद रखो, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में करा चुका हूँ, ठीक है, ओके। तो इतना सब चीज़ें आ गया है। उसके बाद देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिए हैं। ऑब्जेक्टिव आप सबको पता है, उतने ज़्यादा आपको ध्यान पर नहीं रखने हैं कि एलिगेशन ऑफ एक्सेसेस गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ओवरऑल ये प्रीलिम्स में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर का नहीं है। अब देखो सेकंड चीज़, कंपोजिशन ऑफ कमीशन। कंपोजिशन ऑफ कमीशन अभी हम इस बुक से नहीं करेंगे, ना ही 6th एडिशन से करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात करेंगे हम अपनी जो वर्ड फाइल है उसकी, ठीक है। कंपोजिशन अभी छोड़ दो, ठीक है, कंपोजिशन हम बाद में करेंगे, जो अपडेटेड होगा। जब मैं कहूँगा आपसे दूसरा सोर्स खोलो, वर्ड फाइल खोलो, तब उस वर्ड फाइल में आप देखोगे, ठीक है, तब मैं उससे समझा रहा हूँ आपको। तो कंपोजिशन अभी के लिए हम छोड़ देते हैं, ठीक है, कंपोजिशन अभी के लिए हम छोड़ देते हैं, कि क्योंकि कंपोजिशन इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि 6th एडिशन में भी अपडेटेड नहीं है। मैं अपडेटेड आपको 2021 वाला बताऊँगा। अब कंपोजिशन का मतलब होता है इसमें कितने चेयरपर्सन है, कितने लोग हैं, ये सब कंपोजिशन होता है, ठीक है। अब देखो राइट साइड में जो सेकंड पैरा है हम पढ़ेंगे, रिमूवल से पढ़ते हैं अब, ठीक है। कंपोजिशन मैंने कहा वर्ड फाइल से पढ़ेंगे, ओके। अब रिमूवल क्या है? जो प्रेसिडेंट हैं रिमूव कर सकते हैं चेयरमैन और उसके मेंबर को, NHRC के मेंबर को। अब आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कंपोजिशन मैंने कहा वर्ड फाइल से पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे आगे को चल रहे हैं ये, ठीक है, कि हमने मान के चलो अपने माइंड में कि आपने कंपोजिशन पढ़ ली है, अब उनको हटाने की बात की जाती है, क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक तरह से ऑफिस मान के चलो, ठीक है। अब उसमें क्या करेंगे, जो प्रेसिडेंट हैं वो चेयरमैन को रिमूव कर सकते हैं या किसी मेंबर को भी रिमूव कर सकते हैं, किस कंडीशन में। अब प्रीलिम्स में डायरेक्ट इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस टर्म्स में प्रेसिडेंट जो है रिमूव कर सकते हैं। अब डायरेक्ट आ गया, NHRC में प्रेसिडेंट रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, किस किस कंडीशन में। इंसॉल्वेंट हैं, सपोज अगर अपनी ड्यूटी के अलावा दूसरे बाहर भी ड्यूटी कर रहे हैं, पेड एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, जो बी वाला पॉइंट है। सी वाले पॉइंट में क्या लिखा है कि अनफिट है, माइंड और बॉडी सही नहीं है। फिर नेक्स्ट पेज आ जाओ, डी वाले में क्या लिखा है, कॉम्पिटेंट नहीं है, ठीक है, कोर्ट अगर उनको बता देता है कि कॉम्पिटेंट नहीं है, अनसाउंड माइंड है।
दूसरा, अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं या किसी ऑफेंस के लिए उनको जेल में डाल दिया जाता है तो फिर प्रेसिडेंट चेयरमैन को और जो है उसके मेंबर को रिमूव कर सकता है। ठीक है। दूसरा एक और टर्म दिया है, देखो, इन एडिशन टू दीज, जो प्रेसिडेंट होंगे ये याद रखो, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेसिस पर भी रिमूव कर सकता है। ठीक है, चेयरमैन और मेंबर को। तो ये टर्म याद रखना है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है, ये याद रखना। बट अभी तक जितने भी टर्म्स थे, देखो, इंसॉल्वेंट हैं, बाहर ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसे ही आपको प्रेसिडेंट और चेयरमैन को, जो चेयरमैन है और उसके मेंबर को रिमूव कर दिया जाएगा। बट अगर बात आती है मिसबिहेवियर कि चेयरमैन और मेंबर ने मिसबिहेव किया या इनकैपेसिटी है, वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इस केस पे प्रेसिडेंट इस मैटर को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के पास भेजता है। सुप्रीम कोर्ट एक इंक्वायरी बैठाता है, सही होगा तो प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। एट द एंड आपको यही जानना है कि रिमूवल किसके द्वारा होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा, बस। ठीक है। और दूसरा आपको क्या समझना है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेसिस पर उसको हटाया जा सकता है। अब इतना कर दिया। अब एक और चीज़ याद रखनी है, सैलरी और अलाउंसेस। मैं बात करूंगा कि इसके मेंबर को सैलरी कौन देता होगा, तो पूरा मुद्दा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं समझना, सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, आई थिंक आपका इतना ये समझ में आ गया। ओके, फंक्शन जल्दी जल्दी देख लेते हैं। फंक्शन क्या क्या है कि देखो, सबसे पहले मैं आपके माइंड में बार बार ये डाल देता हूँ कि ये इसका फंक्शन है ना, वो रिकमेंडेटरी इन नेचर है। मतलब ये सिर्फ रिकमेंड करेगा, अपने आप से कुछ कर ही नहीं सकता ये। ठीक है, कमीशन के मतलब ऐसा शेर है ये, ऐसा शेर है जिसके दांत नहीं है, वो डराने के काम का है, बस ये मुद्दा उठा सकता है बस। ठीक है, तो फंक्शन को देख लो, 6th एडिशन और 5th एडिशन में सेम है फंक्शन। ए वाला फंक्शन में क्या लिखा गया है, इंक्वायर कर सकता है। इंक्वायर कर सकता है कहीं पर भी मानव अधिकार का वायलेशन हुआ। यहां पर देखो सुओ मोटू लिखा है। सुओ मोटू का मतलब होता है खुद से भी इनिशिएट कर सकता है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में किसी एक बंदे को जीप के आगे बांधा था, तो उस कंडीशन में खुद से वो इनिशिएट कर सकता है। ठीक है, और कभी कभी इस मामले में भी ये इंक्वायर कर सकता है जब कोर्ट ऑर्डर दे खुद। ठीक है, तो ए वाले पॉइंट में यही लिखा है कि इधर सुओ मोटो या और एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑर्डर दे, उस केस में भी कर सकता है। बी वाला इंटरवीन कर सकता है, अगर कोई कोर्ट के पास पेंडिंग ऐसा केस है तो इंटरवीन कर सकता है। दूसरा, डिटेंशन, अगर किसी को जेल में डाला है, किसी को जेल में बंद किया है, उसमें विजिट कर सकता है। बट हर जगह देखो, हर एक पॉइंट में देखोगे ना, तो हर एक पॉइंट में आपको रिकमेंडेशन दिखेगा। अब आपका माइंड क्लियर है भाई कि प्रीलिम्स के लिए अगर मेरा कमीशन का कभी भी फंक्शन पूछा जाता है, वो रिकमेंडेटरी इन नेचर है बस। एक्चुअल में खेल यहीं पर होता है, हम सिर्फ याद करने में लगे रहते हैं और सब चीज़ को याद करते हैं, बट एग्जैक्ट पॉइंट क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट है रिकमेंडेटरी इन नेचर, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। मान के लो चलो कहीं पर भी रिव्यू कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल सेफगार्ड को, जो डी पॉइंट लिख रखा है उसमें यह है कि सपोज कोई कानून आया जाता है तो वो रिव्यू कर सकता है, बट उसके बाद भी वो सिर्फ रिकमेंडेशन देगा। जो ट्रीटीज हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, उसको स्टडी करेगा, बट ये एफ पॉइंट है, फिर भी वो सिर्फ रिकमेंडेशन देगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। जो HIJ हैं वो क्या हैं, बहुत सिंपल है कि NGO को इनकरेज करना वगैरह वगैरह। ठीक है, बीच में ये वॉइस नोट ऐसा होगा कि मैं पॉज वगैरह कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि ये पूरा ऐसा है, आप फॉरवर्ड वगैरह कर लेना। ऐसा सोचना कि सिर्फ पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, एक आगे आपको टीचर बैठा है, वो आपको पढ़ा रहा है, ऐसा समझ के इस पूरे वॉइस नोट को ईयरफोन डाल को, ठीक है, अच्छे से समझना है। अब आगे देखो वर्किंग ऑफ द कमीशन। वर्किंग ऑफ द कमीशन में आप देखोगे सबसे पहले हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अब जो प्रीलिम्स के लिए पॉइंट बता रहा हूँ वो है चौथी लाइन इसकी। ठीक है, हेडक्वार्टर है दिल्ली में, इसकी पास पावर होती है सिविल कोर्ट की। अगर आपसे बोलेंगे ना कभी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट की दोनों पावर होती हैं, आप कहोगे नहीं, इसके पास सिर्फ पावर है सिविल कोर्ट की। और इसकी जितनी भी प्रोसीडिंग होती है ना, वो जुडिशियल कैरेक्टर की होती हैं। जुडिशियल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, उसकी जो प्रोसीडिंग होती है ना, वो जुडिशियल कैरेक्टर मानी जाती है। तो वही NHRC की वर्किंग अगर कोई आपसे पूछे तो आप कहोगे जितनी भी पावर सिविल कोर्ट के पास होंगी उतनी पावर अपनी इस कमीशन के पास भी हैं, और जुडिशियल कैरेक्टर का इसका नेचर है। ओके, दूसरा, अगर इंफॉर्मेशन इसको चाहिए होती है, रिपोर्ट चाहिए होती है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से ले सकता है। ठीक है, ये वर्किंग ऑफ द कमीशन में हम पढ़ रहे हैं। दूसरा, इसका खुद का इन्वेस्टिगेशन स्टाफ वगैरह होता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, एक और चीज़ याद रखना है, देखो थर्ड पैरा, वर्किंग ऑफ द कमीशन में जो थर्ड पैरा है
उस पर क्या लिखा है, उस पर ये लिखा है कि अगर सपोज कहीं पर ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ, किसी को जीप में बांध दिया और उसको पूरे चक्कर लगवाए पुलिस ने अपने जीप में बिठा के, अगर उस एक्ट को मतलब जब भी वो चीज़ हुई है, ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, उसके 1 साल के बाद अगर कोई कंप्लेन करता है तो फिर वो इंक्वायर नहीं करेगी। कमीशन के पास इतनी पावर नहीं होती है कि अगर 1 साल एक्सपायर हो जाता है, मतलब कोई भी ऐसा एक्ट होना, वो अगर एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है, तो वो फिर कमीशन इंक्वायर नहीं करता है। हालांकि एक इस पे कैच है, देखो इस पर 4 लिखा है, 3rd पैरा में 4 लिखा है। 4 में आप पीछे पेज में जाओगे तो यहाँ पर कोई भी बोला जाता है कि यार AM अहमदी कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी थी कि अगर 1 साल एक्सपायर हो जाता है उसके बाद कोई रीजनेबल ऐसे रीज़न लेके आए, रीजनेबल कारण दे कि हाँ इस वजह से मैं FIR या इस मुद्दे को सामने नहीं ला पाया था, तो 1 साल के बाद भी उसकी इंक्वायरी हो सकती है। बट अभी के लिए प्रीलिम्स के लिए तो आपको यही याद रखना है कि कमीशन में अगर 1 साल का टर्म पूरा हो जाए, जब भी वो हुआ है विच द एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, तो उसके बाद क्या होगा, वो इंक्वायर नहीं कर सकता, ठीक है। और है दूसरा है आपका, हाँ कमीशन क्या क्या कर सकता है, देखो हर जगह कंपनसेशन पेमेंट डैमेज ऑफ द विक्टिम जो भी हुआ है उसमें सिर्फ रिकमेंडेटरी इन नेचर है। बस अब कभी भी कुछ भी पॉइंट आएगा ना, सिर्फ रिकमेंडेशन याद रखना बस NHRC के लिए, ओके। तो रिकमेंड A पॉइंट में भी रिकमेंडेशन लिखा है, B पॉइंट में भी रिकमेंडेशन लिखा है, तीसरे में भी अगर कोई भी ग्रांट देनी है तो वो रिकमेंड ही करेगा, उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो रिकमेंडेशन दे सकता है बस, ठीक है। और D पॉइंट में क्या लिख रखा है, सुप्रीम कोर्ट के पास अप्रोच कर सकता है, ओके। अब देखो रोल ऑफ कमीशन में आ जाओ, रोल ऑफ कमीशन में भी डायरेक्ट लिखा है रिकमेंडेटरी इन नेचर, ठीक है। और इसके पास कोई पावर नहीं होती है कि ये पनिश कर सके, ठीक है, ये पावर पनिश कर सके, कोई पावर नहीं होती है इसके पास, कोई रिलीफ ये कुछ नहीं होता, सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है ये, ओके। एक और चीज़ याद रखनी है, देखो रोल ऑफ कमीशन में 2 चीज़ें दी गई हैं कि इसकी रिकमेंडेशन में इन्फॉर्म करना पड़ता है विदिन 1 मंथ, और सेम रोल ऑफ कमीशन में नीचे लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करें, ठीक है। देखो इसकी रिकमेंडेशन में 1 मंथ का टाइम होता है कि एक्शन लिया या नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, ओके। अब मैं ये आपको बताता हूँ कि मैंने कहा रिकमेंडेटरी इन नेचर है, तो इस पर होता क्या है, रिकमेंडेटरी इन नेचर है, इसका मतलब क्या हो गया फिर कि रिकमेंडेशन देगा और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सुनेंगी, ठीक है। बट अगर पूछा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कब इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तो विदिन 3 मंथ आपका प्रीलिम्स में आंसर होगा, ठीक है। आपका रोल ऑफ द कमीशन का लास्ट से 2nd पैरा आप पढ़ोगे, लास्ट लाइन, तो आपको मिल जाएगा, ओके। दूसरा एक और चीज़ याद रखना है, मैंने कहा हर चीज़ में NHRC काम करेगी, बट इसका एक लिमिटेड रोल होता है, किसमें, आर्म फोर्सेस, बस ये याद रखना, आर्म फोर्सेस, ठीक है। इसमें आ जाएगा 6। देखो आर्म फोर्सेस का मतलब क्या होता है, नेवल, मिलिट्री, नोट्स एंड रेफरेंसेस का 6th वाला देखना आप, ठीक है, लास्ट वाला। आर्म फोर्सेस का मतलब होता है नेवी, मिलिट्री, एयर फोर्सेस या दूसरी ऐसी आर्म फोर्सेस यूनियन की। AM अहमदी कमेटी सेटअप बाय द कमीशन रिकमेंड किया था कि आप डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो रिकमेंडेड दैट, उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी कि आर्म फोर्सेस शुड बी चेंज इन ए वे दैट इट इंक्लूड ओनली नेवी, आर्मी, एयर फोर्स, नॉट पैरामिलिट्री फोर्सेस। बट अभी के बारे में बात करें तो आर्म फोर्सेस का मतलब क्या है, एक्ट में आर्म फोर्सेस का मतलब है नेवी भी है, मिलिट्री भी है, एयर फोर्सेस भी है, और दूसरी जो भी आर्म फोर्सेस यूनियन जो है इंक्लूड करेगी, तो उनके लिए लिमिटेशन होती है, ठीक है, लिमिटेड रोल होता है NHRC में। तो आपसे यही पूछा जाएगा NHRC में लिमिटेड रोल, ओके। परफॉर्मेंस ऑफ द कमीशन, अब यहाँ पर बहुत सारे परफॉर्मेंस लिखे गए हैं कि क्या क्या अभी तक NHRC करते हुए आया है, यहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं, तो इसको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है, ऊपर ऊपर से एक बार गो थ्रू हो जाओ, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट पेज में आओ, लास्ट पेज में ह्यूमन राइट एक्ट 2006 दिया है, ठीक है, ह्यूमन राइट एक्ट 2006, और इसके बारे में मैं बात करूँगा। ह्यूमन राइट एक्ट 2006 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम कुछ कुछ पॉइंट करेंगे। देखो पॉइंट नंबर 5वां करेंगे, अब सभी पॉइंट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2019 वाला हम अपडेट करेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 5वां देखो कि ये NHRC को एम्पावर करता है कि अगर बिना स्टेट गवर्नमेंट के पूछे बगैर वो किसी को जेल में विजिट करने जा सकता है, ठीक है। फिर आ जाओ 8वां पॉइंट, NHRC कभी कभी अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसके पास ये पावर होती है कि वो SHRC को
जो कंप्लेन है ये ट्रांसफ़र कर सकता है, ये एनएचआरसी के पास पावर होगी। ठीक है, 2006 में ये पावर दे दी गई थी। 9th वाला देखो कि अगर चेयरपर्सन और मेंबर है, अगर मान के चलो वो रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो वो किसको देंगे, प्रेसिडेंट को। बट अगर चेयरपर्सन और SHRC जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, अगर उनको रेजिग्नेशन देना है वो किसको देंगे, गवर्नर को देंगे। ठीक है, अब मैं इसको क्यों पढ़ा रहा हूँ 9th पॉइंट को, क्योंकि देखो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के जो NHRC के चेयरमैन होते हैं वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, मतलब गवर्नर अपॉइंट करते हैं, बट रिमूवल सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। ठीक है, ये याद रखना। दूसरा 10th वाला पॉइंट देख लो। देखो NHRC के मेंबर को सिलेक्ट करने के लिए या चेयरपर्सन को सिलेक्ट करने के लिए, अभी कंपोजिशन हम पढ़ेंगे वर्ड फाइल से, वहाँ पर कुछ लिस्ट दी गई हैं, 6 लोगों का नाम दिया है। अगर कोई भी एब्सेंट होगा ना, कोई भी एब्सेंट होता है उस कमेटी में, तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो डिसीजन लिया गया है वही डिसीजन रहेगा। ठीक है, ये याद रखना 10th वाला पॉइंट। कभी कभी आपसे प्रीलिम्स में ये पूछा जाएगा कि सभी लोगों का होना जरूरी है, नहीं, कोई भी मेंबर सिलेक्शन कमेटी का एब्सेंस भी होता है, एब्सेंट रहता है, तो उससे उनके डिसीजन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरा 12वां पॉइंट देख लो। 12वां पॉइंट है सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है इंटरनेशनल कोविनेंट को। ओके, तो ये आपका हो गया अपना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ख़त्म। अब सेम लक्ष्मीकांत बुक है, अब चेंज मत करो। ठीक है, पेज अभी चेंज मत करो। सेम लक्ष्मीकांत बुक है, जो 5th एडिशन है, चैप्टर नंबर 54 है। अगर जिसके पास 6th एडिशन है, चैप्टर नंबर 56 होगा। ठीक है, अब देखो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। अब जो एक्ट था ना 1993 का एक्ट, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। ओके, अब इसके दौरान एक तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनता है, उसके साथ साथ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी बनता है। देखो, जिसके पास 5th एडिशन है उस पर लिखा होगा 25 स्टेट, और जिसके पास 6th एडिशन लिखा होगा उस पर होगा 26 स्टेट। बट अभी के बेसिस पे 25 स्टेट में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है। आप कहोगे वो कैसे? मैं कहूँगा जम्मू एंड कश्मीर वाला मेंशन था, उसमें भी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन था, पर वो अब स्टेट में तो इंक्लूड होगा ही नहीं, है ना, स्टेट में इंक्लूड नहीं होगा। तो अभी आप कहोगे 25 ह्यूमन राइट कमीशन। ओके, दूसरा बात आती है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इंक्वायर करता है कौन कौन से मैटर में कर सकता है। जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पूरी दुनिया भर में कहीं भी हो रहे हैं, देश भर में, तो वो करेगा। बट स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेकंड पैरा देखो, ठीक है, सेकंड पैरा देखो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का, वो स्टेट लिस्ट, जो चीज़ स्टेट लिस्ट में मेंशन है उस पर करेगा, और कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन है उस पर करेगा। ठीक है, 7th शेड्यूल। और दूसरा कंपोजिशन, जैसा मैंने बोला इसके बाद सेकंड है कंपोजिशन, वो तो मैं उसी से बताऊंगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कंपोजिशन में। बट एक चीज़ याद रखना है, कंपोजिशन में मैंने कहा कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरपर्सन और मेंबर होते हैं वो अपॉइंट तो गवर्नर करते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में सब प्रेसिडेंट थे, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में जो वो हैं अपॉइंट करेंगे चेयरमैन और मेंबर को, वो करेंगे गवर्नर, बट रिमूव हमेशा प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, वो गवर्नर नहीं करता। ठीक है, बाकी जो हटाने की पावर थी, मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, वो सब सेम चीज़ वो करते हैं। ठीक है, रिमूवल में सिर्फ प्रेसिडेंट करेंगे, और सेम पॉइंट है उस पर, और कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। रिमूवल में सेम चीज़ वो आएगा। ठीक है, बट एक चीज़ याद रखना, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में जो सैलरी और अलाउंसेज होते हैं ना चेयरमैन और उसको, जैसे NHRC में तो स्टेट गवर्नमेंट करती थी, यहाँ कौन करेगी? NHRC में सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, यहाँ कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और बाकी रिमूवल के सेम टर्म है, जैसे NHRC में वही SHRC में, कोई चेंज नहीं है। फंक्शन भी सेम है, सेम फंक्शन है, रिकमेंडेटरी इन नेचर। ठीक है, दूसरा, हाँ एक और चीज़ है, देखो वर्किंग ऑफ द कमीशन में, वर्किंग ऑफ द कमीशन में आ जाओ आप, NHRC की वर्किंग ऑफ द कमीशन में आ जाओ, 5th एडिशन में पेज नंबर 53.2 में वर्किंग ऑफ द कमीशन वाला टॉपिक में आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ बताना भूल गया मैं, सॉरी, कि जो कमीशन है ना, अगर कमीशन को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, सपोज NHRC ने कोई रिपोर्ट बना दी, ठीक है, सपोज NHRC ने कोई रिपोर्ट बना दी, बात करेंगे कि प्रीलिम्स में पूछेगा वो रिपोर्ट किसको सबमिट करनी पड़ती है, तो वो रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये याद रखना। ठीक है, वर्किंग ऑफ द कमीशन नहीं, सॉरी, रोल ऑफ द कमीशन में आओ। ठीक है, वर्किंग ऑफ द कमीशन नहीं, रोल ऑफ द कमीशन में आओ। NHRC के सबसे लास्ट पैरा पढ़ो। ठीक है, तो वहाँ पर वाला समझा रहा हूँ मैं
कि कमीशन को सबमिट करनी पड़ती है अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, याद रखना, ठीक है, और या स्टेट गवर्नमेंट को, जहाँ पर भी अगर वेस्ट बंगाल में ऐसा हो रहा तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट को भी करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है अपने लेजिस्लेचर में भेज देते हैं, लोकसभा राज्यसभा जो भी होगा वो, ठीक है। दूसरा एक और चीज़ याद रखना, रोल ऑफ द कमीशन के ऊपर वाला पैरा की लास्ट लाइन पढ़ देता हूँ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी अगर रिकमेंडेशन दे रही है एनएचआरसी, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है 3 महीने के अंदर, ठीक है, कि आपने एक्शन लिया या नहीं लिया। ओके, अब आ जाओ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में ही। वर्किंग ऑफ द कमीशन में ये याद रखना पड़ता है कि कमीशन अपनी जो रिपोर्ट सबमिट करता है, जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को करते हैं, ठीक है, ये याद रखना। ओके, फिर उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर में। ओके, अब एक और चीज़ याद रखना प्रीलिम्स के लिए, ह्यूमन राइट कोर्ट के बारे में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1993 के जो एक्ट में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट था उस पर क्या क्या चीज़ें बनी थी, तो आप कहोगे 3 चीज़ें उस पर प्रोवाइड की गई थी, ठीक है, लास्ट पेज है ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का। आप कहोगे एनएचआरसी, आप कहोगे एसएचआरसी, आप कहोगे जो है ह्यूमन राइट कोर्ट भी। और ह्यूमन राइट कोर्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा, ये याद रखना। ये सेटअप करेगा राज्य सरकार, ये चीज़ याद रखना। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ह्यूमन राइट कोर्ट क्या सेटअप करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आप मन से लगाओ ना, इतना तो टाइम ही नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेटअप करने का, तो कोर्ट को सेटअप करता है स्टेट गवर्नमेंट, याद रखना, ठीक है, ओनली विद द कंकरेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड स्टेट। ओके, बस इतना ही ये याद रखना है। और जिसको भी ये अपॉइंट करेंगे उसके पास या किसी एडवोकेट को या पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकते हैं, बल्कि उसके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये सब चीज़ें हो गई। अब एक मुद्दा आता है एनएचआरसी और एसएचआरसी में, एक मुद्दा क्या आता है कि आप पढ़ोगे कहाँ से, कंपोजिशन ऑफ कमीशन। अब वो आप खोलोगे एक वर्ड फाइल, जब तक ये आपको वॉइस नोट मिल रहा होगा तब तक आपके पास एक वर्ड फाइल पहुंच चुकी होगी। सबसे पहले वर्ड फाइल पेज में आपको दिया गया होगा, देखो, एयर वाइज ब्रेकअप ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स, यानी कि 2000 से लेके 2020 तक आपको क्वेश्चंस बताए गए होंगे कि कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। आपका देखो 2020 में 16 क्वेश्चन आए थे पॉलिटी के लिए, 2019 में 15 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब उसके बाद वर्ड फाइल की सेकंड पेज में जाओगे, धीरे धीरे ओपन करोगे तो वहाँ पर मेंस से लिखा होगा, उस पर मेंस में भी 2019 में 125 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, 2019 का लेटेस्ट बता रहा हूँ आपको। ओके, उसके बाद सेकंड पेज का ही बीच में मैंने लिखा है फर्स्ट डे, फिर पॉलिटी हम पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद लिखा है कि 6th एडिशन में 2 नए चैप्टर ऐड किए हैं, एनआईए और एनडीए में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, आज का जो पहला दिन का टास्क है वो एनएचआरसी और एसएचआरसी होगा, ठीक है। अब देखो, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अमेंडमेंट बिल 2019, सबसे पहले मैंने बोला है लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था जुलाई 8 2019 को, लोकसभा में पास हुआ 19 जुलाई 2019 को, और राज्यसभा में पास हुआ 22 जुलाई 2019 को। सबसे पहले देखो एनएचआरसी की हिस्ट्री मैंने यहाँ पर बताई है। अभी इस पूरे वर्ड फाइल का काम क्या है, जो एक्स्ट्रा नोट्स का काम क्या है कि आपको कंपोजिशन बताना, ठीक है, जो कि 2021 के लिए आप काम करोगे। एनएचआरसी की हिस्ट्री लिखी है सबसे पहले, देखो आप साथ साथ में वर्ड फाइल भी खोले रहना, ठीक है, आप अपने दूसरे फ़ोन में खोलो या लैपटॉप में खोलो। सबसे पहले देखिए 1948 में यूनाइटेड नेशन ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को अडॉप्ट किया था, ठीक है। हिस्ट्री क्या रही, मतलब क्यों हमने अपने देश में 1993 में जो है एनएचआरसी सेटअप किया, ठीक है। 1948 वाला याद रखना क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया था, और पेरिस वाला भी याद रखना, ठीक है, ये याद रखना 1991 में पेरिस प्रिंसिपल वर इस्टेब्लिश बाय एनएचआरआई, नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया था, ठीक है। फिर 1993 में यूनाइटेड नेशन ने भी पेरिस प्रिंसिपल को अडॉप्ट कर लिया था। ये चीज़ याद रखना आप लोग कि 1991 में पेरिस प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किए गए थे और 1993 में यूनाइटेड नेशन ने इसको अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने। तो इसी वजह से भारत ने इनेक्ट किया एनएचआरसी को, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है, ठीक है, और 2021 के लिए मेंस। अब आ जाओ आप नए पेज में। नए पेज में अच्छे से मैंने समझाया है एनएचआरसी को, जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा आपको। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 12 अक्टूबर 1993 को इस्टेब्लिश हुई थी, और इस पूरे बिल का नाम था या एक्ट का नाम था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, ठीक है। इस एक्ट में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी हुआ था, प्लस ह्यूमन राइट कोर्ट भी, ठीक है, सॉरी ह्यूमन राइट कोर्ट भी इस्टेब्लिश हुए थे। अब देखो कंपोजिशन सुन लो, ठीक है, पहले मैं कंपोजिशन बताऊंगा एनएचआरसी की।
इस पे जो चेयरपर्सन होंगे वो या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकते हैं। पहले सिर्फ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही थे, ठीक है। इनको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट, मैंने पहले ही बता दिया था। और रिकमेंड कौन करेगी? 6 मेंबर की कमेटी। यहाँ पर 6 के 6 मेंबर आपको लिखे गए हैं, ठीक है। 6 मेंबर कमेटी कंजिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर हेड, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब आप कहोगे यार 6 कैसे हैं, आपने तो 5 लिखा है। यहाँ पर मैंने देखो चौथा पॉइंट में लिखा है लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि दोनों ही हाउसेज लोकसभा और राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे ना, तो वो भी काम करेंगे। और यूनियन होम मिनिस्टर भी होंगे इसमें, ठीक है। ये याद रखना, 6 मेंबर की कमेटी तो हमेशा याद रखना, ओके। टर्म और रिमूवल याद कर लेते हैं। एनएचआरसी के जो चेयरमैन हैं और मेंबर हैं 3 साल के लिए होंगे या 70 साल जितनी एज है उनकी, ठीक है। और प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे उनको स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, और ये रिमूवल हम पढ़ चुके हैं, मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, वो सब डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं, ओके। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में मैंने एक इमेज डाली है जिसमें बताया है 2019 में क्या चेंज था और 1993 में। देखो सबसे पहला इमेज में पहला पॉइंट है चेयरपर्सन, आपको दिख रहा होगा वर्ड फाइल में। पहले चेयरपर्सन सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हुआ करते थे, ठीक है। और अब जो नया बिल है, जो नया एक्ट है, आप कहोगे उस पर सुप्रीम कोर्ट के भी जज हो सकते हैं या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं चेयरपर्सन, ठीक है। दूसरे मेंबर देखो, पहले एक्ट में था सिर्फ 2 मेंबर थे। जो पहले एक्ट था 1993 वाला, उसमें दूसरे मेंबर सिर्फ 2 हो सकते थे, ठीक है। अब देखो जो नया एक्ट है उस पर 3 मेंबर होंगे और उनमें से कम 1 विमेन तो होनी ही चाहिए। जो मैं नया वाला बता रहा हूँ ना वो राइट साइड में, जो पुराना बता रहा हूँ वो लेफ्ट साइड में, ठीक है। एक्स ऑफिशियो मेंबर देखो, एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब ऐसे मेंबर होंगे जो ऑलरेडी किसी पोस्ट में हैं और एनएचआरसी और एसएचआरसी के भी जनरली मेंबर होंगे। यहाँ पर बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक एनएचआरसी की। देखो पहले कौन कौन से थे? कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ थे, शेड्यूल कास्ट थे, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब थे। अब इस बार कौन कौन से जोड़ दिए गए हैं? देखो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट और चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एज ए मेंबर ऑफ एनएचआरसी। इनके साथ साथ एक्स ऑफिशियो मेंबर ये सब तो होंगे, प्लस इन सबको भी ऐड कर लो, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। पहले जो टर्म होता था 5 साल का होता था और 70 ईयर्स होता था, ठीक है। इस बार जो टर्म है वो 3 साल और 70 साल का हो चुका है, ठीक है। यानी कि कोई भी जज है तो या तो जब भी अपॉइंट होगा तो वो 3 साल के लिए काम करेगा या जब तक उसको 70 साल नहीं हो जाते तब तक काम करेगा। पहले देखो रीअपॉइंटमेंट एक्ट में रीअपॉइंटमेंट था, ठीक है, फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। बट अभी बिल में रीअपॉइंटमेंट तो है बट बिल ने 5 ईयर की जो लिमिट है वो उसको हटा दिया गया है, ठीक है। और लास्ट में पावर ऑफ सेक्रेटरी जनरल देख लो। सेक्रेटरी जनरल के पास पावर पहले बताई जाती थी कौन कौन सी होंगी, बट इस बार इसमें पूरी अच्छे से डिफाइन कर दिया है। जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर होगी वो सेक्रेटरी जनरल के पास होगी, जुडिशियल फंक्शन नहीं होगा उसका, ठीक है। अब उसके बाद देखो 2019 का बिल का जो इम्पोर्टेंट साइलेंट फीचर हैं बिल के वो मैंने अच्छे से लिख भी दिए हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ठीक है। तो इंग्लिश वाले सुन लो। एनएचआरसी जो मैंने बोला ऊपर वही चीज़ है, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ एनएचआरसी लिखा है सबसे पहले, और उसके बाद देखो कंपोजिशन ऑफ एनएचआरसी में पढ़ो कि जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, ठीक है। जो चेयरपर्सन होंगे एनएचआरसी के, जो चेयरपर्सन होंगे या तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं। वीमेन एक कम से कम 1 वीमेन होनी चाहिए। जो ऊपर इमेज दिखाई ना वही चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिख दिया आपके लिए, जो इमेज के फॉर्मेट में था वही टेक्स्ट फॉर्मेट में भी लिख दिया ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। और दूसरे मेंबर में भी वही चीज़ लिखी है जो मैंने अलग अलग ऐड किया था। बस यहाँ पर एसएचआरसी से पढ़ना, ठीक है। एनएचआरसी तो मैं पढ़ा चुका हूँ। चेयरपर्सन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। अब इस बिल में क्या है, या तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे या कोई चीफ जस्टिस होंगे या कोई जज के हाई कोर्ट के जज होंगे, वो चेयरपर्सन बन सकते हैं, ठीक है। और टर्म तो आप सबको पता है 3 साल और 70 साल, ठीक है। और बिल ने रिमूव किया 5 ईयर लिमिट जो है रीअपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। बाकी वही चीज़ है। अब एक लास्ट यूनियन टेरिटरी वाला लास्ट पॉइंट देख लो वर्ड फाइल में। यूनियन टेरिटरीज का मतलब क्या है कि अभी इस बिल में ये देखने को मिला है कि जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ भी स्टेट ह्यूमन राइट का जो फंक्शन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। वो कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। बट अगर मैं बात करूँ दिल्ली से तो वो एनएचआरसी ही करेगी। फंक्शन रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट इन केस ऑफ दिल्ली विल बी डील्ड विद बाय द एनएचआरसी, ठीक है। द बिल प्रोवाइड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो
यूनियन टेरिटरी, जितनी भी यूनियन टेरिटरी है दिल्ली के अलावा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ दिल्ली की, ठीक है, दिल्ली के लिए एनएचआरसी ही काम करेगी, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और आपको देखो एक नीचे थोड़ा सा और लिखा होगा फ्रॉम ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मैंने पढ़ा है यहाँ पर। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो इसको प्रेसिडेंट के साइन कब मिले थे, 27 जुलाई 2019 को, ठीक है, ये याद रखना। और कभी भी एक टर्म आएगा ना, विच एवर इज अर्लियर, कहीं पर भी बुक में लिखा गया है उसको चेंज कर दिया गया है, सेल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ठीक है। तो इस टर्म को याद रखना कि जहां भी विच एवर अर्लियर है, इसको खत्म करके इस वर्ड में सेल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट इंसर्ट कर दिया है 2019 के एक्ट में। और ये मैं आपको बता रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लिए। तो आज की इस वीडियो में और आज के इस टॉपिक में इतना ही। एनएचआरसी और एसएचआरसी आई थिंक आपको कर लिया है, आई होप ये अच्छा होगा। अगले जो वॉइस नोट में आपको मिलेगा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सीआईसी, चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है।